नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश सेठा। आज हम बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, क्योंकि अभी तक गांधी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। पार्ट फर्स्ट हमने गांधी के बारे में पढ़ा, पार्ट फर्स्ट गांधी के बारे में पढ़ा, पार्ट सेकंड भी गांधी के बारे में पढ़ा। आज हम पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं, जो भी गांधी से संबंधित है। पार्ट सेकंड के अंदर हमने गांधी के आश्रम, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और गांधी ने अपने जीवन में जो सत्याग्रह किए हैं और सत्याग्रहों की बात की थी। मैंने आपको सत्याग्रह बताया था 1906 के अंदर, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह, जीवन के अंदर पहला सत्याग्रह 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया। दूसरा सत्याग्रह भारत के अंदर, अगर भारत के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1917 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर गांधी का सत्याग्रह हुआ। उसके बाद में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, जो मार्च 1918 के अंदर गांधी द्वारा किया गया। आज हम अगले इसी चरण में यानी कि जो अगला जो सत्याग्रह है उसकी बात करेंगे। अगला जो सत्याग्रह है वो है खेड़ा सत्याग्रह। ध्यान दें विद्यार्थियों, जो अगला जो सत्याग्रह है वो है खेड़ा सत्याग्रह। इसी संबंध में, गांधी के संबंध में कहा जाता है, गांधी तेरी खूब चली आंधी, गांधी तेरी खूब चली आंधी, पहले लंगोट में और अब 2000 के नोट में, ऐसा कहा जाता है। वही गांधी है। मैंने आपको जिक्र किया था कि गांधी सीरीज के नोट 1995 से जारी किए गए। आज जो तीसरा सत्याग्रह यानी कि गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह, ध्यान रहे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर 2 सत्याग्रहों की बात कर चुका हूं, चंपारण और अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन की। आज तीसरा जो आंदोलन है वो है खेड़ा आंदोलन। ध्यान दें, खेड़ा सत्याग्रह, इसका समय 1917 और 18। ध्यान दें विद्यार्थियों, इस खेड़ा सत्याग्रह का क्या कारण था, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह करना पड़ा। इसका कारण यह था विद्यार्थियों, खेड़ा स्थान पड़ता है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर खेड़ा स्थान पड़ता है। यहां क्या हुआ कि किसानों की फसल चौपट हो गई, यानी नष्ट हो गई। लेकिन किसानों की फसल तो चौपट हो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें लगान देने का विरोध करने लगे कि लगान आप दोगे, अगर आपकी फसलें चौपट हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगान देना है। यानी लगान का दबाव बनाने लगी, अंग्रेजी सरकार लगान का दबाव बनाने लगी। इसी कारण गांधी ने यह सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, गांधी का, मैंने आपको चंपारण की बात करी थी, गांधी का पहला सत्याग्रह था, यानी कि भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह। यहाँ पर 2 चीजें क्लियर करवा रहा हूं। पहला है चंपारण बिहार, ये जो सत्याग्रह है ये गांधी का पहला सत्याग्रह है। ध्यान दें, अभी मैं जो खेड़ा की बात कर रहा हूं, खेड़ा गुजरात, ये जो सत्याग्रह है ये गांधी का वास्तविक सत्याग्रह है। इसमें अंतर है विद्यार्थियों, दोनों में से कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पहले सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण करना है, और यह सवाल पूछा जाए कि गांधी का वास्तविक सत्याग्रह कौन सा है, तो हमें उत्तर खेड़ा करना है, न कि चंपारण करना। यानी कि यह जो आंदोलन है, यह सत्याग्रह गांधी द्वारा अपने खुद के स्तर पर प्रारंभ किया गया। लेकिन यह आपको मैंने बता चुका हूं, जिस पहले वीडियो में बता चुका हूं, राजेंद्र कुमार या
राजेंद्र कुमार या राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण बिहार जाते हैं। लेकिन यह जो खेड़ा गुजरात के अंदर जो सत्याग्रह ये गांधी जी द्वारा अपने आप प्रारंभ किया गया था। दूसरी बात यानी कि इस खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो यह खेड़ा सत्याग्रह गांधी का वास्तविक सत्याग्रह था। इसमें किसानों की फसल चौपट हो गई थी और जो अंग्रेजी सत्ता थी, सरकार थी, वो लगान का दबाव बनाने लगी। इसके विरोध में गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया और यह भी गांधी का सफल सत्याग्रह माना जाता है। यानी कि इसके बाद में भी आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार झुक गई और कर यानी लगान नहीं देने की बात पर सहमति बनी। तो ध्यान दे, ये खेड़ा सत्याग्रह। अगला जो सत्याग्रह है, अगला सत्याग्रह ध्यान दे, खेड़ा सत्याग्रह के बाद में एक अंग्रेज अधिकारी यानी उसी के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है विद्यार्थियों। लेकिन जो हमें एक्ट आया गया था जिसका नाम है रोलेट एक्ट, मैंने आपको बात पहले करी थी। मैंने बात करी थी कि 1885 से 1905 प्रथम चरण, 1905 से 1919 द्वितीय चरण और 1919 से 1947 तृतीय चरण की बात कर चुका हूं विद्यार्थियों। यानी ये फर्स्ट चरण, ये सेकंड चरण, ये थर्ड चरण। अब यहाँ पर 1905 यानी बंग विभाजन से लेकर रोलेट एक्ट यानी 1919 में अंग्रेजी सरकार के न्यायाधीश यानी जज, अंग्रेजी सरकार के न्यायाधीश सिडनी रोलेट द्वारा एक एक्ट पारित किया गया। यानी कि भारतीय यानी कि जो भी देखिए यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं तो अपने स्तर पे यानी कि लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मतलब आपस में सहयोग करने की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए सिडनी रोलेट ने एक एक्ट पारित किया और इस एक्ट की विशेषता ये थी यानी कि इस एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए यानी कि जैसे अपन बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को कारण भी नहीं बताए यानी बिना मुकदमा चलाए, बिना बताए हिरासत में रखा जाता था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि आंदोलन कर रहे इसीलिए उसने एक एक्ट जारी किया। ये 1919 के अंदर एक्ट आता है, ध्यान दे विद्यार्थियों। ये एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट आया यानी अंग्रेजी न्यायाधीश जिसका नाम था सिडनी रोलेट, इस सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम रोलेट एक्ट था। और इसका था कि बिना बताए, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता था। और गांधी जी ने इसका विरोध किया, इस एक्ट का गांधी जी ने विरोध किया। और इस एक्ट के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने रोल सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि गांधी ने किस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी? तो गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। तो यहां पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। किसकी दी? काला कानून की संज्ञा दी। यानी कि ये एक्ट इस तरह था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता, हिरासत में रखा जा सकता था, बिना बताए, बिना मुकदमा चलाए कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। क्यों किया जा सकता था? क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा एक्ट लगा जाए जिसके कारण ये आंदोलन नहीं करे और हमारी सत्ता जिस प्रकार स्थापित है उस प्रकार वैसे आगे चलती रहे। इसी कारण यह रोलेट एक्ट लाया गया था। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, रोलेट एक्ट के बाद में एक बहुत बड़ी स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन स्टोरी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक जंग का मतलब होता है कि विद्रोह।
यानी कि एक बहुत बड़ी हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूं। अब जो हत्याकांड की बात करूंगा वो इस रोलेट एक्ट से रिलेटेड, यानी इसी रोलेट एक्ट के कारण ही उस हत्याकांड का हुआ। यानी कि साल आप देखिए, यह वर्ष 1919 का है और वही जो घटना बताऊंगा वो भी किस साल की होगी, 1919 की घटना होगी। ध्यान दें विद्यार्थियों, वो घटना आप जान गए होंगे कि कौन सी घटना होगी। विद्यार्थियों, वो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही भीषण हत्याकांड हुआ था। आपको पता है कि इसी कांड के आधार पर एक राजस्थान के अंदर भी एक कांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 के अंदर। यानी कोई प्रेरणा, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन मानगढ़ हत्याकांड, इसमें भी 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। नीमूचना हत्याकांड हुआ था। यानी ये राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, बीच बीच में अगर कोई बात आ गई तो बात कर ली, लेकिन हम जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। और ये इसकी जो तिथि है वो है 13 अप्रैल 1919। विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग अमृतसर स्थान, अमृतसर यानी पंजाब का एक स्थान है जिसका नाम है अमृतसर। इस स्थान पर क्या हुआ कि जो रोलेट एक्ट आया था, उस रोलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसका संबंध इससे क्या है वो बात कर रहे हैं। यानी इस रोलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस हत्याकांड से क्या संबंध है? क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर ज्यादातर सिख जाति के लोग रहते हैं, सिख जाति, और सिख जाति का सबसे बड़ा पर्व है वैशाखी पर्व। सबसे बड़ा पर्व है वैशाखी पर्व, और इस वैशाखी पर्व के दिन लोग, यानी कि सिख जाति समुदाय के लोग अमृतसर में इकट्ठे हुए और सभा हुई उनके, यानी कि यहाँ पर वैशाखी पर्व मनाने के लिए मेला देखने आए थे, लेकिन उन्होंने बाद में अमृतसर में इकट्ठे हुए और शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी। यानी कि इसमें ये बात की जा रही थी कि सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया, क्यों किया? अंग्रेजी सत्ता वास्तव में ऐसे हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो इसके लिए वो शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी। और इसी संदर्भ में अंग्रेजों को ये जानकारी पता चल गई कि लोग वहां पर सभा बना रहे और सभा बन के कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि संचालित करेंगे। लेकिन ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। अंग्रेजों को, यानी इस रोलेट एक्ट के तहत शांतिपूर्ण सभा तो ये कर रहे थे, लेकिन जो रोलेट एक्ट था उसका यही था कि किसी को गिरफ्तार कर सकते थे। और यहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठे हैं, भारी संख्या में लोग इकट्ठे, इसीलिए रेगिनाल्ड जनरल डायर ने अपने आदेश से इस यहाँ पर जितने भी इकट्ठे लोग थे उन पर गोलियां चला दी, यानी उन पर गोलियां चलवाई। अंग्रेजी जनरल रेगिनाल्ड डायर के आदेश के अनुसार सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसके कारण कई लोग मारे गए और इसमें अंग्रेजी सरकार ने
अंग्रेजी सरकार ने 379 लोगों की मृत्यु बताई। यानी उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में 1500 से भी अधिक लोग मारे गए। यानी अंग्रेजी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में 1500 से भी अधिक लोग मारे गए। अब देखिए हत्याकांड तो हो चुका है, इसकी जांच करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक आयोग का गठन किया। हंटर, देखिए हंटर का मतलब शिकारी होता है, इसीलिए हंटर कमीशन इसकी जांच के लिए यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। लेकिन इस आयोग ने यहाँ पर जो भी मृत्यु हुई उसको निर्दोष साबित कर दिया। यानी कि जितने भी लोग मारे गए उन लोगों की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन इस कमीशन की जांच में जितने भी अंग्रेजी सरकार के लोग थे, यानी कि जो गोली चलाने वाले थे, उनको निर्दोष साबित कर दिया। विद्यार्थियों, दिख ही रहा है कि जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण बैठे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना, ये अपने आप में अपन सोच रहे हैं यानी कि बहुत बड़ी भीषण घटना हुई, लेकिन फिर भी वो आयोग बनाकर और साबित कर रहे हैं कि निर्दोष साबित कर रहे हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियां अंग्रेजों के द्वारा संचालित की गई। लेकिन इस कमीशन की जांच को गांधी ने क्या कहा? इस कमीशन की जांच को गांधी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लक्ष्य लीपापोती कहा। ये किसने कहा? गांधी ने कहा। विद्यार्थियों, गांधी ने इसकी जांच को कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लक्ष्य लीपापोती, यानी कि अंग्रेजों ने लीपापोती करके इसको निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन वास्तव में ये जो कांड था वो देखा तो उन्होंने होगा जिनके आंखों में आज भी, मतलब देखा उन्होंने होगा जिनके हृदय में क्या बातें चलते हुए, लेकिन आज हम सुनते हैं तो भी हमारे हृदय में ऐसी कोई चित्कार वगैरह साबित हो जाती है। तो यहाँ पर गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लक्ष्य लीपापोती किसके संदर्भ में कहा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कहा। देखिए विद्यार्थी, ये बात बीच में क्यों की जा रही है? क्योंकि जो हमने खेड़ा सत्याग्रह की बात की, उसके बाद में जो हत्याकांड यानी कि जो एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था, उस रोलेट एक्ट के संदर्भ में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हम पढ़ रहे हैं। यानी कि इसमें गांधी ने इस एक्ट को, यानी कि इस जांच को क्या कहा? पन्ने दर पन्ने निर्लक्ष्य लीपापोती। और उस समय आपको पता है कि कांग्रेस द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। किसके संदर्भ में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस द्वारा एक आयोग गठन किया गया, जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय आयोग। ये आयोग कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। इस आयोग का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया और इस आयोग ने अंग्रेजों को पूर्ण दोषी करार दिया। यानी वास्तव में दिख रहा है कि ये जानबूझकर की गई हत्याएं है, इसीलिए दिख ही रहा था। लेकिन इन्होंने ये सिर्फ लीपापोती की इसीलिए निर्दोष साबित किया। लेकिन कांग्रेस द्वारा जो मदन मोहन मालवीय आयोग था, उसने अंग्रेजों को पूर्ण दोषी करार दिया क्योंकि इन्होंने जानबूझकर की गई ये हत्या है। और विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर एक और सवाल बता रहा हूं, इससे रिलेटेड सवाल बता रहा हूं। और सवाल पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? यानी कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? तो बदला 13 मार्च 1940 को लंदन के
कैक्सटन हॉल में पंजाबी मूल व्यक्ति, पंजाबी यानी कि 13 मार्च 1939 को लंदन के कैक्सटन और पंजाबी के मूल व्यक्ति उधम सिंह ने ध्यान दे दिया। क्यों सवाल पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया, तो यहां पर उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मार दी, और यानी कि जलियांवाला बाग कांड का जो बदला है वो पंजाबी मूल के व्यक्ति उधम सिंह ने लिया। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया, तो अंग्रेज लंदन में कैक्सटन हॉल में पंजाबी मूल व्यक्ति के उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसका बदला ले लिया। अब हम आगे बात करते हैं विद्यार्थी, ध्यान दें। आगे की बात यानी कि ये हमने रोलेट एक्ट की बात करी और रोलेट एक्ट से संबंधित जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रही। अभी हम गांधी के एक और आंदोलन की बात करेंगे जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। अगला जो आंदोलन है वो है विद्यार्थियों खिलाफत आंदोलन। अगला आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह या आंदोलन चलाया गया वो कौन सा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, और इसका जो वर्ष है वो है 1919 और 20। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि विद्यार्थी देखिए, आपको पता है कि 1914 से 1919 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1919 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और यह युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, यह युद्ध एक तरफ थी एक था मित्र राष्ट्र तो दूसरा था धुरी राष्ट्र। अब यहां विद्यार्थी ध्यान दें, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया, यानी कि पहला जो लड़ा था वो पहला जो भाग है या पहला है वो मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। भारत व ब्रिटेन मित्र राष्ट्र संघ के अंदर शामिल थे, जबकि तुर्की एक देश है, तुर्की धुरी राष्ट्र था। यहाँ तुर्की का यहाँ क्या संबंध देखिए, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, यानी कि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, लेकिन तुर्की धुरी राष्ट्र में थी। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी सरकार या ब्रिटेन ने इनसे भारत के मुसलमानों से ये शर्त रखी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त हो जाएगा तब तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा और आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। अंग्रेजी सरकार ने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को कहा, लेकिन तुर्की के जो मुसलमान थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, उनको भारत के मुसलमान खलीफा मानते थे, यानी उनके प्रति धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो अपना खलीफा मानते थे।
इसीलिए वो उसके विरोध में नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि आप अभी हमारा सहयोग कीजिए और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर भारत की जनता ने, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने, जितने भी सैनिक थे सभी सैनिकों ने यहाँ पर मित्र राष्ट्र ने ब्रिटेन का साथ दिया। और जब युद्ध समाप्त हो गया, या ध्यान दे विद्यार्थियों, जब युद्ध समाप्त हो गया तब अंग्रेजों द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब अंग्रेजों द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। और तब जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने विरोध किया कि आपने पहले शर्त रखी थी, हमें आश्वासन दिलाया था कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप तुर्की का विभाजन कर रहे हो। इसीलिए इस बात पर वो अड़ गए और इसी संदर्भ में उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन गांधी द्वारा नहीं किया गया है, बाद में गांधी द्वारा इनका नेतृत्व किया गया है। विद्यार्थी ध्यान दें, यानी कि ये जो प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन, नेतृत्व तो किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने किया था। लेकिन प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ किया था मोहम्मद अली व शौकत अली। मोहम्मद अली व शौकत अली द्वारा ये खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया, लेकिन बाद में इसका जो नेतृत्व किया गांधी ने। नेतृत्व किसने किया? गांधी ने। यानी कि जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ क्यों हुआ था? क्योंकि मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दोनों एक दूसरे के विरोध में थे और भारत और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे और भारत के जो मुसलमान थे तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, इसीलिए आप हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन वो अपनी बात पर खड़े नहीं थे। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1920 के वर्ष में सत्याग्रह किया गया, जो प्रारंभ मोहम्मद अली व शौकत अली के द्वारा किया गया और इसका जो नेतृत्व किया वो गांधी ने किया। देखिए इस गांधी ने इस संदर्भ में बात कही है, गांधी ने खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बात कही कि यदि हम अभी मुसलमानों का, यानी हिंदुओं से प्रेरित करते हो क्या, कि यदि हम मुसलमानों का सहयोग करते हैं तो ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। गांधी ने क्या कहा कि अगर इस संकट की घड़ी में हम मुसलमानों का सहयोग करते हैं तो ऐसा हिंदू मुस्लिम समन्वय का, यानी एकता स्थापित करने का अवसर 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। ये गांधी ने बात की खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, यानी कि समन्वय एकता स्थापित करने के लिए बात कही कि हम अभी मुसलमानों का सहयोग करें तो ऐसा अवसर वापस नहीं आएगा। विद्यार्थियों, ये था गांधी का खिलाफत आंदोलन। इसके बाद जो अगला आंदोलन है, यानी कि अगला जो सत्याग्रह है वो कौन सा है? वो है असहयोग आंदोलन। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। अगला जो है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, और इसका जो समय है वो है 1920 और 1921। देखिए अब ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि रोलेट एक्ट के बाद में हत्याएं वगैरह ऐसी चीजें शुरू हो गई। अंग्रेजी सत्ता दबाव बनाना चाहिए और
इसी के विरोध में गांधी जी का एक ही ध्येय था कि मैं अहिंसा के मार्ग, अहिंसा साबित करके या अहिंसा पाल के मैं देश को आजादी दिलाऊंगा, लेकिन इसीलिए मैं मेरे जीवन में कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। इसीलिए इस आंदोलन का आप देखिए, यहाँ पर हिंसा की बात नहीं कर रही, इसलिए गांधी का सबसे प्रभावी कार्यक्रम इसमें क्या होगा? असहयोग आंदोलन में सबसे प्रभावी कार्यक्रम होगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और उनकी होलियां जलाना, यानी कि जो है वस्त्र है उनकी क्या जलाओ? होलियां, यानी वो वस्त्र जला दो। और यहां पर एक और बात बता रहे हैं, इसका जो प्रभावी कार्यक्रम था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था और उनकी होलियां जलाओ। इसमें गांधी का जो सहयोग दिया, साथ दिया, वो दिया मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण समर्थन दिया किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में पूर्ण समर्थन। लेकिन चित्तरंजन दास ने पहले तो समर्थन नहीं दिया और बाद में इन्होंने भी समर्थन दे दिया। और इसका जो प्रभावी कार्यक्रम था वो उनकी होली तरफ। और देखिए, आपको पता है कि 1921 के अंदर 1921 का साल, यहाँ पर असहयोग आंदोलन भी 1920 और 1921 का वर्ष है। 1921 के अंदर ये कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था विजयवाड़ा के अंदर, जिसका नाम था विजयवाड़ा सम्मेलन। इस विजयवाड़ा सम्मेलन के अंदर गांधी ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें विद्यार्थियों, इस सम्मेलन में गांधी ने सूट बूट त्याग दिए। विद्यार्थी ध्यान दें, इससे पहले गांधी जी सूट बूट में थे, क्योंकि गांधी जी के पास में बैरिस्ट्री की उपाधि थी और वकील के तौर पर गांधी जी यानी कि एकदम वकील के तौर पे या वकील बनकर काम करते थे। लेकिन 1921 का जो समय आता है उसमें गांधी जी ने सूट बूट त्याग दिए और आजीवन लंगोटी पहनने का निर्णय लिया। गांधी ने कहा कि अगर मैं खुद अंग्रेजी सूट बूट पहनूंगा और जनता को कहूंगा कि आप विदेशी वस्त्र मत पहनो, इसीलिए ये तो एकदम उल्टा या विलोम कर रहा हूं। लेकिन गांधी ने यहाँ पर सूट बूट त्याग दिए और आजीवन लंगोट धारण करने की बात कही, जो 1921 में गांधी जी ने लंगोट धारण की थी और 1948 तक, यानी 1948 में गांधी की मृत्यु हो गई। और इसीलिए 1921 के बाद में जब तक गांधी जी जिंदा रहे तब तक गांधी जी ने आजीवन लंगोट पहनने का संकल्प लिया। और ये भी आंदोलन क्या था? सक्रिय था। लेकिन इस आंदोलन के कारण आपको बात बता देता हूं कि चोरा चोरी कांड गतिविधियां होने के कारण इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। यानी कि इसमें चोरा चोरी कांड जैसे हत्याकांड हो गए। यानी गांधी का प्रमुख उद्देश्य ये था कि मेरे जितने भी आंदोलन है उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। लेकिन ये एक चोरा चोरी जो कांड घटना हुई, ये इसने हिंसक रूप ले लिया। इसी कारण गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। विद्यार्थियों, इसी वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले जो आंदोलन है वो भी क्रम बाय क्रम जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज तक इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जगदीश चंद्र सीटा पर, और आगे भी हम गांधी जी की बात करेंगे। धन्यवाद।